और मैं इन उपायों को करूँगा और अपनी लाइफ में चेंज लाऊंगा। मैंने इस किताब को पढ़ा और इस किताब को पढ़कर मुझे ऐसा लगा जैसे ये मेरे जीवन की तस्वीर है। इसमें हर एक बात बिल्कुल सच लिखी हुई है। मेरे जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं वो सब इसमें लिखी हुई हैं और इस टाइम जो मैं समस्या से गुजर रही हूँ वो भी इसमें लिखी हुई है और साथ में उसका उपाय भी लिखा हुआ है। मैं निश्चित रूप से वो उपाय करूँगी और अपने जीवन में बदलाव लाऊंगी। येस आई कैन चेंज। यस आई कैन चेंज आज उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां हर मनुष्य अपनी सभी प्रॉब्लम्स का हल पहले से जान पा रहा है। इसलिए आज ही ऑर्डर करें अपनी यस आई कैन चेंज फाइल के लिए। यस आई कैन चेंज। हमारा नंबर है 011-4319-1919 और 011-4419-1919। आप हमें आई कैन टाइप करके 53030 पर एसएमएस भी भेज सकते हैं। यस आई कैन चेंज। यस आई कैन चेंज। आज ये रियलिटी में हमारी कामयाबी का दिन है। पहले हमारी फाइल के अंदर मैं सब कुछ डालना चाहता हूं, सब कुछ, ऐसा सब कुछ कि किसी की जिंदगी का कोई हिस्सा भी ना छूटे। वो हम लाल किताब अमृत पीछे से बनाते आए और पता चला कि हम वो देते हैं, लेकिन ये डिसाइड करना कि कब अच्छा होगा कब बुरा होगा, उसके लिए पर्टिकुलर उम्र दे करके लिखना एक हर इंडिविजुअल पर्सन के लिए ये बड़ा मुश्किल काम है। कारण ये कि मैं कितने लोगों की फाइल खुद बैठ के रोज बना लूंगा, इम्पॉसिबल सा टास्क है। लेकिन ये जो हमने 1.5 महीने में काम किया वो ऐसा किया कि बकायदा जो प्रेडिक्शन आ रही है, अगर तो उसका कुछ ऐसा मामला है कि मान लो 4-5 ग्रहों से रिलेटेड वो प्रेडिक्शन बनी है, तो फिर उसका मतलब ये होता है कि ये उम्र के किसी भी हिस्से में घटित हो सकती है। जो 3-4 ग्रहों से मिलकर बनी है उसका भी कोई भरोसा नहीं होता, उम्र के किसी भी हिस्से में घटित हो सकती है, उसके लिए कोई उम्र नहीं होती। लेकिन जो 2-3 ग्रह से मिलकर के बनी है उसकी बकायदा हम उम्र मेंशन कर सकते हैं कि इस उम्र के अंदर ये घटित होगा। इसीलिए आज जो आपने फाइल पढ़ी होगी आपने देखा होगा कई जगह उम्रें निकली कि फलानी उम्र के अंदर ऐसा और फलानी उम्र के अंदर ऐसा, लेकिन सारी प्रेडिक्शन के अंदर उम्रें नहीं निकली। यही नहीं, ये प्रोडक्ट इस तरह का निकाला गया कि गरीब से गरीब आदमी भी कुछ पैसों के अंदर मात्र 500-1100 रुपए में अपनी समस्याओं को हल कर सके। ये इस तरह का निकाला जा रहा है। और आपने जो आज मेरा हौसला बढ़ाया है, आपने जो कहा है कि हाँ इसमें काफी हद तक सच है। मैं जो पूछने जा रहा हूं बस इन 2 सवालों का मेरे जवाब दे देना कि कितने लोग, हालांकि ये मैं पूछ चुका हूं, कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि हमारे को जो फाइल मिली है उसकी कुछ वर्थ है। इतने लोग मेरे को सिर्फ हाथ खड़े करके बताते हैं। अब उनमें से वो लोग भी मेरे को एक बार हाथ खड़े करके बता दें कि जिनको ये लगता है कि इसमें ऐसी प्रेडिक्शनें हैं जो वो किसी से शेयर नहीं करना चाहते। ये सच बात है बेटा, इसीलिए मैं ये बातें बोलता हूं कि ये पर्सनल फाइल है। कोई मैरिड है तो ना पत्नी अपने पति को पढ़ाए ना पति अपनी पत्नी को पढ़ाए, बहुत अच्छा रहेगा। और अगर जवान बच्चा है, खास करके लड़की, वो तो बिल्कुल किसी को ना पढ़ाए तो ज़्यादा अच्छा है। माँ के साथ शेयर कर सकती है, वो भी जितना वो चाहे। इलाज हर सूरत में है जो कि तुम्हारे दुखों को वाकई में जड़ से खत्म करने की ताकत रखता है। 100% मिलती है। जो सोल्यूशन मुझे चाहिए तो उसमें है और उनके भी पर मैं कह सकती हूँ यस आई कैन चेंज। 80% से अबव मेरी बुक्स में जितने भी थे सब कुछ करेक्शन हुआ है, उसमें मिला है सब कुछ। मैंने बोला कि 100 से भी कुछ एक्स्ट्रा है तो इतनी मिलती है। जबरदस्त रहा है। जो कहने का मतलब प्रेडिक्शन है ना, मैं किस नजरिए से किसी को देखता हूँ वो भी उसमें लिखी हुई है कि मतलब इतना अच्छा प्रोडिक्ट किया हुआ है। ये एक ईश्वर का वरदान नहीं, हकीकत ही समझिए कि हमारे लिए गॉड गिफ्ट है। यदि आपको कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है तो अब मात्र 2250 रुपए में अपनी उस समस्या का कारण और समाधान प्राप्त कर सकते हैं। स्मार्टफोन यूजर्स प्ले स्टोर में जाकर यस आई कैन चेंज एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर हम आपकी प्रॉब्लम बता सकते हैं तो उसका समाधान भी बता सकते हैं। इसलिए आज ही ऑर्डर करें अपनी यस आई कैन चेंज फाइल। यस आई कैन चेंज। Yes, I can change. 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 Yes,
Definitely, I can change. Yes, I can change. यदि आपने अभी पास किया है इंजीनियरिंग, फार्मेसी, होटल मैनेजमेंट, आर्किटेक्चर में डिग्री या डिप्लोमा या 10+2 वोकेशनल कोर्स और बेरोजगार हैं, तो उज्जवल भविष्य के लिए लें 1 साल की ऑन द जॉब ट्रेनिंग स्टाइपेंड के साथ और अपना करियर बनाएं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार की अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग योजना। देखिए वेबसाइट्स। देखिए सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे खबरों की खबर सिर्फ जनता टीवी पर। देखिए हर रोज सुबह 8:30 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम 7 बजे। बोल जनता बोल, सिर्फ जनता टीवी पर। इनेलो छोड़ बीजेपी में शामिल हुए अवतार सिंह भडाना लोकसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस से इनेलो में हुए थे शामिल। इनेलो प्रदेशाध्यक्ष अशोक अरोड़ा ने प्रदेश सरकार पर साधा निशाना। कहा, प्रदेश सरकार ने सबको किया निराश, जनता से किए वायदे अब तक नहीं हुए पूरे। फसलों की एमएसपी मामले में हाईकोर्ट का आदेश, मुख्य सचिव को सीएम से सलाह कर हलफनामा दायर करने के दिए आदेश। हिसार में कई जिलों के किसान हुए एकजुट। स्वामीनाथन रिपोर्ट, नहरी पानी, खाद समेत कई मसलों को लेकर किया लघु सचिवालय का घेराव। बल्लभगढ़ में बेटी को विदा कर पिता ने की आत्महत्या। आर्थिक बोझ की वजह से परेशान पिता ने पंखे से लटक कर दी जान। पैंतीसवें नेशनल गेम्स में हरियाणा का धमाल, 7 स्वर्ण समेत 1 रजत और 2 कांस्य पदकों पर जताया कब्जा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ पूजा कविया। रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि फरीदाबाद से आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर पूर्व सांसद अवतार सिंह भडाना बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इनेलो छोड़ बीजेपी में शामिल हुए अवतार सिंह भडाना लोकसभा चुनाव के बाद इनेलो में शामिल हुए थे। अवतार सिंह भडाना और इनेलो से पहले कांग्रेस में थे। तो अब तक जो कयास लगाए जा रहे थे वो पूरे हो चुके हैं। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही थी कि अवतार सिंह भडाना इनेलो छोड़कर बीजेपी में शामिल होंगे और अब बड़ी खबर ये आ रही है कि वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। लोकसभा चुनाव के बाद इनेलो में शामिल हुए थे भडाना, लेकिन अब केसरिया रंग में रंगते हुए नजर आएंगे अवतार सिंह भडाना। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर पूर्व सांसद अवतार सिंह भडाना ने बीजेपी का दामन थाम लिया है, शामिल हो गए हैं बीजेपी में। इनेलो छोड़कर बीजेपी में अब अवतार सिंह भडाना नजर आएंगे। इससे पहले वो कांग्रेस में थे, कांग्रेस का दामन छोड़कर फिर इनेलो का चश्मा उन्होंने पहना था। अब ऐसे में इनेलो को छोड़कर अवतार सिंह भडाना बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। आपको बता दें कि इनेलो छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं अवतार सिंह भडाना। लोकसभा चुनाव के बाद इनेलो में शामिल हुए थे और उसके बाद चुनाव भी लड़ा इनेलो की तरफ से ही। लेकिन अब की खबर आ रही है कि कहीं ना कहीं मौके को देखते हुए वो भी अवसरवादी नजर आ रहे हैं और अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं अवतार सिंह भडाना। तो बता दें आपको, पूर्व सांसद अवतार सिंह भडाना बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इनेलो छोड़कर बीजेपी में अब वो शामिल हो चुके हैं। इससे पहले इनेलो में वो शामिल हुए थे कांग्रेस को छोड़कर, लेकिन अब मौका परस्ती दिखाते हुए बीजेपी का दामन अब थाम लिया है। ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी की अगर बात की जाए तो लगातार जो पैराशूट कैंडिडेट्स हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। इससे पहले भी कई नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, चाहे हम दिल्ली की बात कर ले या फिर हरियाणा की बात कर ले। हरियाणा में फिलहाल की अगर बात की जाए
तो अब अवतार सिंह भडाना खुद केसरिया रंग में नजर आएंगे। भगवा रंग में बीजेपी का दामन अब उन्होंने थाम लिया है। तो लोकसभा चुनाव के बाद इनेलो में शामिल हुए थे अवतार सिंह भडाना और अब इनेलो का दामन छोड़ दिया है, बीजेपी की तरफ रुख कर लिया है। तो बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं, जहां पर आपको बता दें कि अवतार सिंह भडाना ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। हालांकि पहले ही कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं बीजेपी में वो शामिल हो सकते हैं। ऐसे में अब खबर आ चुकी है कि वो बीजेपी में पूरी तरीके से शामिल हो चुके हैं। तो इनेलो छोड़ बीजेपी में शामिल हो चुके हैं भडाना। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद इनेलो में वो शामिल हुए थे और उसके बाद विधानसभा चुनाव भी लड़ा इनेलो की तरफ से। लेकिन अब की अगर बात की जाए तो अब अवतार सिंह भडाना ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। हालांकि अगर चुनाव की बात की जाए तो लगातार विरोध जो है जताते रहे थे बीजेपी को लेकर, कहीं ना कहीं निशाना साधते थे। जब इनेलो की तरफ से वो किसी भी कैंपेन में नजर आते थे तो अक्सर बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आते थे। लगातार पैराशूट कैंडिडेट्स को लेकर भी वो कई बार सवाल उठा चुके हैं। लेकिन ऐसे में अगर अब की बात की जाए तो अब वो खुद ही बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं, जहां पर इनेलो छोड़ बीजेपी में अब अवतार सिंह भडाना शामिल हो चुके हैं। चलिए बड़ी खबर के बाद बढ़ते हैं आगे। कुरुक्षेत्र में इनेलो के प्रदेशाध्यक्ष ने प्रदेश सरकार के 100 दिन पूरा होने पर बीजेपी को जमकर कोसा। दरअसल उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने सबको निराश करने का काम किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार पंजाब के समान वेतनमान को भी अभी तक लागू नहीं कर पाई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों की अनदेखी की है और स्वामीनाथन रिपोर्ट को भी लागू नहीं किया गया है। में कोई नया काम भारतीय जनता पार्टी ने करने की बजाय चुनाव से पहले जो जनता से वादे किए थे उनको भी पूरा नहीं किया। इनका पहला वादा था कि हम बुजुर्ग को 2000 के करीब पेंशन देंगे, 2000 विकलांग की पेंशन देंगे, 2000 हम पेंशन देंगे विधवाओं को, परंतु 2000 की बजाय केवल 200 रुपये बढ़ाकर उनके साथ मजाक करने का काम किया। किसान को कहा था कि स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करके आपको फसल पे 50% प्रॉफिट देने का काम करेंगे। फसल का ये हाल रहा कि पिछले साल से आधे रेटों पे किसान को फसल बेचनी पड़ी। कर्मचारियों के लिए कहा था कि हम पंजाब पैटर्न देंगे, आज पंजाब पैटर्न को भूल गए हैं, कहते हम नहीं दे पाएंगे। तो एक भी उपलब्धि ये गिनवा नहीं सकते जो इन्होंने सोची। तो बता दें आपको, प्रदेश में मनोज सरकार को बने 100 दिन हो चुके हैं। ऐसे में अब हिसाब किताब मांगा जा रहा है सरकार से 100 दिनों का, कि आखिरकार 100 दिनों में क्या कुछ हुआ है। हालांकि विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष लगातार चौतरफा घेरता हुआ नजर आ रहा है। खट्टर सरकार को कई सवाल यहाँ पर दागे गए हैं कि जो जो चीजें कही गई थी वो अब तक पूरी नहीं हो पाई है। चाहे पेंशन की बात कर ली जाए, किसानों की बात कर ली जाए, तो लगातार इस तरीके के मसलों को लेकर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि अब 100 दिनों के कार्यकाल का हिसाब किताब मांगा जा रहा है। राजीव जेटली हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं बीजेपी की तरफ से। राजीव जी, स्वागत है जनता टीवी में आपका। राजीव जी, 100 दिन का कार्यकाल आपका हो चुका है, लेकिन ऐसे में विपक्ष को कोई भी चीजें ऐसी समझ नहीं आ रही है, चौतरफा घेरती हुई नजर आ रही है। देखिए, 100 दिन की हमारे 100 दिन के कार्यकाल के अंदर विपक्ष देखना ही नहीं था। विपक्ष ने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। पहली बार हरियाणा प्रदेश के अंदर अगर सरकार ने, किसी भी सरकार ने पारदर्शिता की तरफ कदम उठाया है तो वो हमने उठाया है। डिजिटल हरियाणा बनाने का कदम उठाया है तो हमने उठाया है। सरकारी दफ्तरों, सरकारी कर्मचारियों के सामने कतार लगाने का संकल्प उठाया है तो हमने उठाया है। मुझे ये समझ नहीं आता कि किस बारे में विपक्ष के पास आज मुद्दा नहीं है। विपक्ष को आप देखिएगा। नहीं राजीव जी, मुद्दे तो बहुत हैं, मुद्दे बहुत सारे उठाए गए हैं विपक्ष की तरफ से। पेंशन का जिक्र किया गया है, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का जिक्र किया है, पंजाब के समान वेतनमान देने की बात की गई है। मुद्दे तो बहुत सारे उठाए हैं। देखिए, हमने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है अपने 5 साल के कार्यकाल के लिए, और हमने जितने भी वायदे हरियाणा प्रदेश की जनता से किए हैं उन सभी वायदों को, एक एक वायदे को पूरा किया जाएगा। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आज जो सबसे बड़ी जरूरत
सबसे बड़ी जो पहली जरूरत थी उसके ऊपर हमारे कदम उठ चुके हैं। पहली जरूरत क्या थी? पहली जरूरत ये थी जो भ्रष्टाचारी तंत्र से हरियाणा प्रदेश में लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती थी, हमने उसको खत्म किया है ताकि ईमानदार सक्षम व्यक्ति उस जगह उस कुर्सी पर बैठे जो जनता के कार्यों को, जनता के कष्टों का निवारण कर सके। दूसरी बात, हमने डिजिटल हरियाणा की बात करी। मैंने जैसा भी आपको पहले भी बताया कि कतारों को खत्म करना है और जो बीच में ठेकेदारी प्रथा थी, जो बीच में मिडलमैन वाली प्रथा थी, जैसे कि आप सेक्रेटरिएट में जाते, कभी पहले चंडीगढ़ सेक्रेटरिएट में जाते तो आपको सीढ़ियों पर हर जगह पर कुछ ऐसे लोग जरूर घूमते हुए मिलते, लोग सरकार और लोगों के बीच में मध्यस्थता का काम करते थे। लेकिन राजीव जी, ऐसे में लगातार सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जो भी आप लोग कामकाज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो मनो एक्सप्रेस है वो बहुत स्लो चल रही है। जो गति है काम की वो उतनी तेजी से नहीं चल रही जो कि बड़े बड़े भाषणों में कही गई थी। नहीं, हमारी गति बहुत तेजी से चल रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि हमने अभी पत्थर नहीं बनवाए हैं। अगर आप कहते हैं कार्य करने का नाम पत्थर लगाना है तो हम पत्थर उसी जगह पर लगाएंगे जहां पर जिसको हम अमली जामा पूरी तरह से पहना सके। ऐसा नहीं है कि हरियाणा प्रदेश में 2, 4, 5 ट्रक पत्थर के भर के भेज दिए जाएं, उनके ऊपर किसी मुख्यमंत्री का नाम लिख दिया जाए और उसमें वहां पर लेकिन राजीव जी, चलिए माना कि शिलान्यास का जो दौर है वो आप लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल अगर अभी की बात की जाए, अभी के कार्यकाल में अभी मंथन ही किया जा रहा है। जो पूर्वोत्तर सरकार के कामकाज थे, योजनाएं थी, उन्हीं को बदलने की कोशिश की जा रही है, उन्हीं में बदलाव लाने की कोशिश की जा रही है। कहीं ना कहीं इसी वजह से कहा जा रहा है जो काम का सिलसिला है वो बहुत ज्यादा स्लो प्रोसीजर चल रहा है। नहीं, हमने सबसे बड़ी बात जो हमने करी है वो हरियाणा को सक्रिय बनाने की करी है। पहले सरकारों ने हरियाणा को निष्क्रिय बनाने की करी थी। सक्रिय बनाने की तरफ जितने भी कदम थे वो सारे ही कदम हम उठा चुके हैं। चलिए आपसे कदम जानना चाहूंगी मैं। आप कह रहे हैं कि बहुत सारी चीजें हुई हैं, क्या कुछ हुई है आप बताइए जरा। मैंने आपको बताया कि हमने सबसे पहला काम किया डिजिटल हरियाणा, जिसका जैसे कल माननीय मुख्यमंत्री ने ई दिशा के केंद्रों का उद्घाटन भी किया है और अपनी अपनी जगहों पर विधायकों ने भी इस बात का उद्घाटन किया है। आज सबसे बड़ी जो हरियाणा प्रदेश की जरूरत है वो पारदर्शिता है। उस पारदर्शिता के लिए हमने अपना कदम उठा लिया है। दूसरा, हरियाणा प्रदेश के अंदर जिस तरीके से आपने देखा होगा जगह जगह पर लोगों के धरने प्रदर्शन हुआ करते थे, अगर आज कोई धरना प्रदर्शन चलता हुआ आ रहा है तो पिछली सरकार का ही चलता हुआ आ रहा है। नहीं राजीव जी, धरना प्रदर्शन उसी तरीके से बना हुआ है। चाहे हम किसानों की अगर बात कर ली जाए तो आप लगातार देखते हैं कि किसान यूरिया खाद को लेकर आज तक परेशान है, अभी तक उनका प्रदर्शन चल रहा है। तो ऐसी बात नहीं है कि धरना प्रदर्शन बिल्कुल खत्म हो गया, लगातार अभी भी कर्मचारी मांगे कर रहे हैं लगातार। मैंने आपको यही तो बताया कि पिछली सरकारों का जो बैकलॉग था वही तो आज धरना प्रदर्शन की शेप में है। वो आज कोई नया धरना प्रदर्शन। लेकिन राजीव जी, आपको लाया ही इसलिए गया है ताकि अगर जनता पिछली सरकार से परेशान थी तो नई सरकार से कुछ सपने, कुछ अपेक्षाएं उसने लगा रखी थी, इसी वजह से तो लाया गया है। उन्हीं सब चीजों के लिए तो आपको लाया है। उन्हीं चीजों को फिक्स करने का काम किया जा रहा है, उन्हीं चीजों को फिक्स किया जा रहा है, उन्हीं चीजों के सोल्यूशन निकाले जा रहे हैं जो पिछले बुझे हुए काम थे। लेकिन ऐसी भी तो कुछ समस्याएं हैं जिनको बहुत इजीली और थोड़ा जल्दी भी सुझाव उनका कर सकते हैं, समाधान कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, उनमें भी आपको लगता है कि बहुत वक्त की जरूरत है, बहुत वक्त देने की जरूरत है? देखिए, जब हम बेस को मजबूत कर रहे हैं और बेस को मजबूत करने में किसी भी चीज को बनाने में पहले नींव मजबूत होनी चाहिए, उसके बाद ही इमारत मजबूत हो सकती है। और नींव बनने के बाद तो इमारत बहुत जल्दी खड़ी हो जाती है। तो आपको जो चीजें अभी नजर नहीं आ रही वो चीजें हमारे विपक्षियों को नजर आ रही हैं और हमारे विपक्षी पार्टियां इसी बात से घबरा चुके हैं कि अगर ये नींव मजबूत हो गई तो उसके बाद उनके पास कोई राजनीतिक मुद्दे नहीं रह जाएंगे। तो ये सबसे बड़ी विडंबना है। लेकिन राजीव जी, जिस तरीके से हमने शुरुआती दिनों में देखा था, बड़े ही एक्शन मोड में सब आपके विधायक नेता सब नजर आ रहे थे, लगातार इंस्पेक्शंस की जा रही थी, वो सब चीजों का जो फ्लो है वो एकदम से रुक सा जा रहा है। कहीं ना कहीं वही मैं बात कहूंगी कि जो काम है जिस प्रगति से करना चाहिए था, जिस तेजी से करना चाहिए था, जिस मुस्तैदी से करना चाहिए था, वो सब कहीं ना कहीं धीमा होता नजर आ रहा है। बिल्कुल, बहुत फास्ट काम चल रहा है, बहुत तेजी से काम चल रहा है। पहले आपका अट्रैक्शन वो विधायक नए नए मंत्री थे, आजकल आपका डायरेक्शन कहीं और चली गई है। आपके पास बहुत सारी खबरें होती हैं, आप पूरा फोकस मंत्री और विधायकों पे नहीं कर सकते। लेकिन राजीव जी, खबरें वही होती हैं जो समस्याएं होती हैं। अब लोगों में इतनी समस्याएं आज भी अपार भरी हुई है तो उन्हीं खबरों को तो दिखाया जाएगा, उनकी समस्याओं को तो दिखाया ही जाएगा।
अगर आप अपने कैमरामैन को किसी भी मंत्री के साथ आज सुबह से शाम तक लगा देंगे तो शायद शाम को आप डिस्कशन कर पाएंगे कि इस रेट से कभी काम नहीं हुए थे जिस रेट से काम अब चल रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी आपका, आप हमारे साथ जुड़े। तो राजीव जेटली जी का तो मानना है जिस मुस्तैदी से और जिस तेजी से काम चल रहा है वो बिल्कुल सही चल रहा है। ऐसे में अगर हम विपक्ष की बात कर लें तो लगातार घेरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कई ऐसे मसले हैं जो कहीं ना कहीं वाकई में हकीकत में आम जनता से जो वादे किए गए थे उनका अभी बिल्कुल भी 1% भी पूरा होता नजर नहीं आ रहा। चाहे हम पंजाब पैटर्न की बात कर ले, स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट की बात कर लें, जितनी भी चीजें हैं कहीं ना कहीं वो सारी चीजें अभी भी अधर में लटकी हुई हैं। चाहे हम किसानों का मुद्दा उठा ले, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लाने के लिए कहा गया था कि पहली कलम से इस रिपोर्ट को, इस सिफारिशों को लागू किया जाएगा जिससे किसानों के हितों की बात हो सके। लेकिन अब तक के अगर कार्यकाल की बात की जाए तो वही सिलसिला लगातार बना हुआ है। वैसे में यही देखना होगा कि आगे कब तक जो है ये सिलसिला कायम रहेगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अखिल भारतीय किसान सभा के आह्वान पर दर्जनों गांव के हजारों किसानों ने शहर में सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। दरअसल किसान जिंदल पार्क से अलग अलग बाजारों से होते हुए लघु सचिवालय पहुंचे। किसानों ने गेट मीटिंग कर घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन की रूपरेखा तैयार की है, जिसके बाद किसानों ने लघु सचिवालय के मुख्य गेट को बंद करते हुए वहां अनिश्चितकालीन घेरा डालने की घोषणा करते हुए धरना देना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि किसान नहरी पानी टेल तक पहुंचाने, खराब हुई फसलों को बकाया मुआवजा देने, यूरिया खाद उपलब्ध करवाने, आवारा पशुओं की रोकथाम करने और स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने की मांग को लेकर 12 जनवरी से धरने और क्रमिक अनशन पर बैठे हैं। इस दौरान काफी संख्या में महिलाएं भी किसानों के आंदोलन में शामिल हुई। मेरी माँ, बेटियां, मेरी बहनें थानों के अंदर बैठ के पर्चे लिए बैठी है खाद लेने के लिए, और सरकार दिन पर दिन झूठ बोल रही है कि खाद की यहाँ कमी नहीं है। ऐसे हमारा पशुओं का सवाल खड़ा है, तेलों पे पानी का सवाल खड़ा है, मुआवजे हमारे पेंडिंग पड़े हैं। और आने वाले समय के अंदर जो सरकार कानून लेके आ रही है, अध्यादेश लेके आ रही है, ये पूरा देश को जो बेचने का इन्होंने तय कर लिया है, हम इसको मंजूर नहीं करते। हमें मालूम है, इनको गलतफहमी है कि हमारे पास बहुमत है। हमें मालूम है कि जनता के पास बहुत बड़ी ताकत होती है। यहाँ इंदिरा गांधी के पास बहुत बड़ा बहुमत था 72 के अंदर, 75 तक आते आते उसको इमरजेंसी लगानी पड़ी और इमरजेंसी को हटाया लोगों ने। और आज हम इनको प्रशासन को चेतावनी देने के लिए आए। इन्होंने केस बना रखे हैं, वहां बरवाला के अंदर किसानों के ऊपर केस बनाए, वहां या लालगढ़ के किसानों के ऊपर केस बनाए। ये तो केस बनाए, पशु क्यों लेके आए हो? ये पड़ाव चलेगा, अगली बार हम तय करेंगे और हजारों की तादाद के अंदर पशुओं को लेकर इसके डीसी के मारने और कमीशन कर छोड़ेंगे। तो नहरी पानी, आवारा पशुओं को रखने और खाद यूरिया जैसी तमाम समस्याओं को लेकर किसानों ने घेरा डालो डेरा डालो का नारा दिया है। आंदोलन किसानों की तरफ से किया जा रहा है और ऐसे में आंदोलन को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया। दरअसल किसानों की जो समस्याएं हैं उसको देखते हुए उनका गुस्सा फूट पड़ा है। लघु सचिवालय का घेराव किसानों ने आज किया। लगातार ये नाराज हैं, सरकार के प्रति रोष जाहिर किया इन्होंने। सरकार पर वायदा खिलाफी का आरोप भी लगाया कि जो चीज़ें इन लोगों से कही गई थी, जो वायदे कस्में खाई गई थी, वो सब चीज़ें पूरी होती नजर नहीं आ रही। तमाम समस्याएं किसानों ने गिनवाई। नहरी पानी, आवारा पशुओं को कैसे रोका जाए, खाद यूरिया कैसे मिले, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं किसानों के गुस्से का कारण बनती हुई नजर आ रही हैं, जिस वजह से किसानों ने इस तरीके का रोष प्रदर्शन किया है। ऐसे में लगातार हम प्रदेश में देख रहे हैं कि कई बार जो किसान हैं वो इस तरीके का प्रदर्शन कर भी रहे हैं, चाहे यूरिया खाद की बात कर ली जाए या फिर स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिशें लागू करने की बात है उसको लेकर कहा जाए, तो कहीं ना कहीं सरकार के प्रति जो किसानों का गुस्सा है वो फूटता हुआ नजर आ रहा है। रोष किसानों में लगातार नजर आ रहा है। सिवानी के देवसर फीडर में पानी की कटौती के खिलाफ एसडीएम के कार्यालय के बाहर किसानों का धरना 27वें दिन भी जारी है। प्रशासन और सरकार से खफा किसानों ने 3 फरवरी तक का अल्टीमेटम दिया है। साथ ही ये भी कहा है कि अगर 3 फरवरी तक उनकी मांगे नहीं मानी गई तो 4 फरवरी को भारी संख्या में किसान इकट्ठे होकर हिसार उपायुक्त का घेराव करेंगे।
हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पिछले 27 दिनों से ये चौहानी परिसर में देवसर फीडर के किसान 16 दिन नहरी पानी की मांग को लेकर बैठे हैं, परंतु अभी तक भी 27 दिन हो गए। सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई सुध नहीं ली जा रही है। इसलिए किसानों ने पिछले 2 दिन से ये फैसला किया कि 4 तारीख को हम बड़ी तैयारी कर रहे हैं। अगर 3 तारीख को पानी आ जाता है तो हिसार सब डिवीजन पर चुवानी SDM ऑफिस पर भारी संख्या में किसान इकट्ठा होकर आगे का फैसला लेंगे। और अगर 3 तारीख को पानी नहीं आता है तो हजारों की संख्या में किसान पैदल और ट्रैक्टरों के द्वारा हिसार DC और कमिश्नर का घेराव करने के लिए पैदल मार्च करेंगे। तो किसानों का धरना 27वें दिन भी जारी है। कुलदीप हमारे साथ संवाददाता शिवानी मंडी से सीधा जुड़ चुके हैं। कुलदीप, आपसे जानना चाहेंगे, किसान लगातार 27 दिनों से धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके कहीं ना कहीं सरकार का इस ओर कोई भी ध्यान नजर नहीं आ रहा। उधर मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगातार किसान 27 दिन से धरना कर रहे हैं और ये हर रोज 10 लोग अनशन भी कर रहे हैं, लेकिन सरकार का अभी तक इनकी ओर कोई रुख नहीं हुआ है। कुलदीप, ऐसे में अब किसानों की बात की जाए तो कल जो 3 तारीख को इन्होंने कहा है कि आगामी रणनीति ये लोग बनाएंगे, अल्टीमेटम इन लोगों ने दिया है। किसानों का कहना है कि कल 3 तारीख को नहर में पानी आना है। अगर कल 3 तारीख को नहर में पानी नहीं आया तो 4 तारीख को ये हजारों की संख्या में किसान इकट्ठा होकर हिसार SP DC और SP कार्यालय का घेराव करेंगे। ऐसे में कुलदीप, 27 दिन हो चुके हैं इन किसानों को, क्या किसी से बातचीत इन लोगों की हुई है अभी तक? इनकी बीच में बात कृषि मंत्री से फोन की हुई थी, लेकिन उन्होंने कोई ठोस आश्वासन इनको नहीं दिया। अगर ऐसे में कुलदीप ठोस आश्वासन इन लोगों को नहीं मिला पहले भी, अगर ऐसे में ठोस आश्वासन अभी भी नहीं मिलता तो किसान किस तरीके का रुख अपनाएंगे, किस तरीके की रणनीति अब किसानों की तरफ से बनाई जाएगी? किसानों का ये कहना है कि अगर 3 फरवरी तक हमारी पानी की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो 4 फरवरी को हम ट्रैक्टर ट्राली और ऊंट गाड़ियों में सवार होकर यहाँ से हिसार जो लगभग 35 किलोमीटर पड़ता है, जिससे हाईवे के जाम होगा, आने जाने लोगों को परेशानी होगी और ये साथ जाके SP और SM ऑफिस का घेराव करेंगे। कुलदीप, अगर प्रशासन की बात की जाए तो उनका क्या कुछ तर्क है, क्यों वो देवसर फीडर जो नहर है पानी नहीं दे पा रहे हैं, उनका क्या कुछ कहना है? प्रशासन की तरफ से ये बार-बार ये किया जा रहा है कि हमें ऊपर से जो आदेश आएगा हम उस आदेश की पालना करेंगे। अभी तक कोई ऊपर से आदेश नहीं आया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप आपका तमाम जानकारी के लिए। तो किसानों का जो धरना है वो 27 दिन से लगातार जारी है। ऐसे में किसानों की तरफ से अब अल्टीमेटम दे दिया गया है। मांगे पूरी ना होने पर उपायुक्त का घेराव अब करेंगे। कल तक का अल्टीमेटम सरकार को दिया है कि अगर इनकी मांगों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो 4 तारीख को ये लोग उपायुक्त का घेराव करेंगे। ऐसे में अगर बात की जाए अधिकारियों की या प्रशासनिक अधिकारियों की तो उनकी तरफ से भी कोई ठोस आश्वासन इन किसानों को फिलहाल मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बेरी के चुमनी गांव में एक आदियान खाप का चबूतरा तैयार करने के लिए एक नींव रखी गई है। चबूतरे के लिए 3.5 एकड़ जमीन में निर्माण काम भी शुरू किया गया है। इसमें पार्क और चबूतरा तो बनाया ही जाएगा, साथ ही पीने के पानी और शौचालय जैसी सुविधाएं भी रहेगी। खाली परिसर में गर्मी से बचने के लिए वृक्ष भी लगाए जाएंगे। कि एक चबूतरा बनाने के लिए जो कादियान खाप है उसका चबूतरा तैयार करने के लिए नींव रख दी गई है आज यहाँ पर, और 3.5 एकड़ की जो ज़मीन है उस पर निर्माण का काम शुरू हो चुका है। ऐसे में अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ पर पार्क बनेगा, चबूतरा बनेगा, साथ ही साथ लोगों की सुविधाओं के लिए पीने के पानी और शौचालय जैसी सुविधाएं भी यहाँ पर होंगी। हमारी कादियान खाप के लिए और उसके सभी बाशिंदों के लिए ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज दादा कादा का जो है चबूतरे का शिलान्यास किया गया है और हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कादियान खाप के लिए कि इतने साल के बाद और उसमें उस जगह पे किया गया है जहाँ चमन ऋषि जी ने तपस्या की थी, चीमनी गांव में। यहीं आके हमारे दादा ने अपना निवास किया था